पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gum. आज ली क्या? भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. हमारी जिंदगी का एक के मकसद बदला। सरदार खान नाम है हमारा, कह के लेंगे उसकी। तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदर बांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के बारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। बात उत्तराखंड की करेंगे। आरोप और प्रत्यारोप जैसे शब्द राजनीति की रगों में दौड़ते हैं साहब। यूं समझ लीजिए कि ये एक रवायत है। इस रवायत में कई दफे कुछ ऐसा होता है जो सियासत के गलियारों में बवंडर मचा देता है, और जब बवंडर मच जाता है तो शुरू होती है सच को ढूंढने की कवायद। खैर, इस मामले में सच को ढूंढने की कवायद पुलिस कर रही है, लेकिन राजनीति के धुरंधर अपना अपना बयान लेकर हाजिर हैं। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे रविंद्र जुगरान जी, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे राजीव जैन जी, अमिताभ जी हमारे साथ हैं ही। जो पूरा मामला है ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रमेश पोखरियाल निशंक के बीच बयानों के आदान प्रदान से पैदा हुआ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर हुए हमले का मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। निशंक ने आरोपियों के तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल सिद्दीकी का नाम लिया, तो बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रमेश पोखरियाल निशंक पर गंभीर आरोप लगा दिए। यूं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, लेकिन इन फहरिस्त में एक आरोप और जुड़ गया है। जी, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की। निशंक पर बीएसपी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आरोप लगाया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे को बेवजह फंसाना चाहते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है 29 मार्च का। 29 मार्च को रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आया जब बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे अफजल का भी नाम इस मामले में आ गया। इधर नाम आया और उधर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने निशंक को आड़े हाथों ले लिया। मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे तो उनकी सिक्योरिटी भी हटा दी गई थी, उनको कल सिक्योरिटी मिल गई। अब उन्होंने ये आरोप लगाया। किन्होंने? जिसने भी लगाए। मैं निशंक जी के साथ साथ जो भी ये कहता है कि मेरा बेटा या मेरे लोग थे, ये निराधार है, ये सत्यता से परे है। अगर मेरा बेटा मेरे लोग थे तो उसमें एफआईआर में इन्होंने क्यों नहीं लिया?
नसीमुद्दीन सिद्दीकी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री खजानदास नसीमुद्दीन के बयान की निंदा कर रहे हैं। वीआईपी क्षेत्र में जिस तरह से जो हुआ है, जो हादसा हुआ है, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। और जिस तरह से इस एक वरिष्ठ लीडर्स अगर इस तरह का बयान देता है, उत्तर प्रदेश के माननीय विधायक जी जिनके साथ हथियारबंद लोग चलते हैं, मुझे लगता है कि ये निंदनीय है। और उन्होंने अगर इस तरह का आरोप किया कि ये ड्रामा हुआ है, ये माननीय निशंक जी ने इस तरह से अपने आप ही कुछ किया है, तो ये दुखद है और चिंताजनक विषय है। दोनों बयानों को सुनने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वास्तव में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाई रविंद्र जुगरान साहब, मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। ये चर्चा की शुरुआत में ही आपको इंश्योर करना चाहता हूं, आपकी तमाम आशंकाएं निर्मूल होती हैं इस बारे में कि मैं आपको पूरा बोलने का मौका नहीं देता। मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। ये जो पूरा का पूरा मामला है, कि लगता नहीं आपको कि ये स्तरहीन होता जा रहा है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि साहब निशंक साहब दरअसल अब तो कुछ रहे नहीं, बीजेपी में भी उनकी हैसियत को कम कर दिया गया, तो अब वो सुरक्षा के लिए, सुरक्षा बढ़वाने के लिए ये तमाम टेंट्रम्स अपना रहे हैं। खजानदास साहब अपना एक अलग बयान दे रहे हैं। मैं कहता हूं ये सारी बातें बंद कमरे में डिस्कस हो सकती थी। क्या आप पूर्व मुख्यमंत्री के घर में अगर घुसे, ये सरासर गलत है, ये मर्यादाओं का तकाजा नहीं है। लेकिन इन बातों को हम सार्वजनिक स्तर पर करके हम क्या संदेश देना चाहते हैं जुगरान साहब? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी जुगरान साहब। हाँ, इसमें अग्रवाल साहब, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले तो जो भी ये घटनाक्रम हुआ है, हाँ, ये देहरादून की उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के सबसे जानी मानी रोड है राजपुर रोड, हाँ, और जो कैंट रोड है वीवीआईपी रोड, हाँ, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के आवास के बगल में राजभवन है, हाँ, और 100 मीटर आगे जाएंगे तो मुख्यमंत्री आवास है। तो पूर्व मुख्यमंत्री आवास के बगल में राजभवन और फिर चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस, और उससे पहले भगत सिंह कोश्यारी जी का आवास है कैंट रोड पर। तो ये वैसे भी वीवीआईपी रोड है। राज्यपाल आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी वीवीआईपी आता है तो इसी मार्ग से गुजरता है। सबसे पहले तो जो भी घटनाक्रम हुआ, सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है, पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने हथियारों का खुला प्रदर्शन कर वहां पर हथियार हवा में लहराए, यहां तक कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के आवास में तक घुस गए। अब ये कोई प्लान्ड तो नहीं रहा होगा, मुझको ऐसा लगता है ये अचानक से घटा एक घटनाक्रम है, हाँ, लेकिन यह बड़े खेद का विषय भी है। और क्योंकि देहरादून की फिजा और उत्तराखंड की फिजा हमेशा ये शांतिपूर्ण शहर रहा है और क्राइम फ्री शहर रहा है, क्राइम फ्री स्टेट रहा है। यहाँ क्राइम करने वालों को, साथ में बंदूक लेने वालों, गार्ड्स लेने वालों को कभी जो है कोई अच्छी नजर से नहीं देखा गया है, या कोई जो शो ऑफ करते हैं यहाँ लोग जो या गुंडाई करते हैं, उनको यहाँ पब्लिक टॉलरेट नहीं करती है। ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड के लोग हों या उत्तराखंड से बाहर के लोग हों। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अगर हमारे जो नसीमुद्दीन शाह जी हैं, सिद्दीकी साहब हैं, हाँ, वो कोई आरोप अगर लगा रहे हैं तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि उत्तराखंड में भी उनकी सरकार, उनकी पार्टी का यहाँ समर्थन चल रहा है सरकार को, हाँ, सेंटर में भी मिलजुल के सब लोग चल रहे हैं, हाँ, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी से या इस सरकार से सारे मामले की जिस तरह से भी जांच चाहते हैं। जुगरान साहब मैं तारीफ करूंगा आपकी। आप पूरी ईमानदारी से, बिना लाग लपेट के और पूरी निष्पक्षता से आप सारी बातें कर रहे हैं, मैं तारीफ करूंगा आपकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से कल मेरी बातचीत हुई काफी देर तक, तकरीबन आधा घंटा मेरी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मुझे हमारे चैनल पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि जब साजिशन मेरे बेटे का नाम इस पूरे मामले में घसीटकर मेरे परिवार के ऊपर हमला किया जा रहा है, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर मुझे तो ये बोलना ही पड़ेगा। आप कैसे मेरे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं जब अफजल उस दिन वहां पर था ही नहीं? मेरे पास प्रमाण है कि वो पूरे उत्तराखंड प्रदेश में ही नहीं था। और जो आरोप लगाए जितेंद्र सिंह रावत ने,
उसने कहा कि साहब मैंने अफजल सिद्दीकी को पहचाना। तो बोले ये जब ये झूठे और अनर्गल बातें होती हैं, दिक्कत वहां पे शुरू होती है। जैन साहब, दिक्कत क्या यहां से शुरू होती है कि जब हम सार्वजनिक स्तर पर राजनीति में माइलेज लेने के लिए और स्कोर सेटल करने के लिए ऐसे अनर्गल बयान देना शुरू करते हैं? निश्चित तौर पे जब बिना जानबूझ के, बिना किसी चीज की पहचान किए कोई भी आरोप लगाना सार्वजनिक जीवन में ठीक नहीं है। मैं उस चीज को स्वीकार नहीं करता। लेकिन मैं उसके साथ एक चीज और बोलना चाहता हूं, अभी वो भी इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई बात है। जिस दिन का ये घटनाक्रम है, मैं भी लगभग इन लोगों को मैंने देखा था। बीजापुर गेस्ट हाउस देहरादून हमारा जो सुरक्षा का मुख्य स्थान है, वहां पे इस किस्म की यही जो गाड़ियां मैंने बाद में भी आपके चैनल में देखा है, ये गाड़ियां वहां पे थी। और केंद्रीय मंत्री माननीय हरीश रावत जी, उस दिन उनके 2 कार्यक्रम थे, हम उनके साथ वहां पे आए। जब वो कार्यक्रम में जाने को तैयार हुए तो ये उससे पहले ये गाड़ियां पोर्च में थी लगी हुई। तो हम में से किसी ने कहा भाई जरा ये गाड़ी हटा लो, तो उन लोगों ने हटाई नहीं। तो मंत्री जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी गाड़ी थोड़ा आगे लगा के उसमें उस गाड़ी को उनको बिठाया गया और हमारे जाने के बाद ये घटनाक्रम हुआ। तो मैं समझता हूं कि जो उनका एटीट्यूड था, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत ठीक नहीं थी। और मैं समझता हूं कि मैं जुगरान जी की बात से इस बात पे सहमत हूं कि हमारे उत्तराखंड का ये कल्चर नहीं है, ना हमारे उत्तराखंड की ये सभ्यता है। जैन साहब, आप जो कह रहे हैं वो आपने जब खुद देखा है, आप मौके पर थे, सही कह रहे होंगे कि उनका एटीट्यूड सही नहीं था। तो फिर जब पहली एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें अज्ञात लोगों का जिक्र क्यों किया गया? जब उनको आपने हिरासत में ले लिया था, जब उनको आपने रोक लिया था, पकड़ लिया था, तो उनके नाम डलने चाहिए थे। फिर एक दिन बाद जितेंद्र सिंह रावत जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, एबीवीपी के सदस्य हैं और निशंक साहब के करीबी बताए जाते हैं, कृपा पात्र बताए जाते हैं, करीबी क्या कृपा पात्र ही होंगे, कहा जा रहा है कि फिर उन्होंने 2 दिन बाद अफजल सिद्दीकी का नाम उस एफआईआर में इंक्लूड करवाया। अगर उन्होंने अफजल सिद्दीकी को मौके पर देखा था मारपीट करते, हथियार लहराते, तो पहले दिन पहली एफआईआर में उसको नाम शामिल कराना चाहिए था। तो ये भी तो एक फेल्योर है। देखिए, मैं जो अपने मोनी भाई की कोई पैरवी करने की मंशा से ये बात नहीं कह रहा। लेकिन मैंने जितनी बात देखी, मैंने आपको बताया, हम लोग चले गए थे। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ मेरे को नहीं मालूम है। और उन्होंने जो किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और 5 लोगों को उसमें अरेस्ट कर जेल भेजा गया है। ठीक बात है, निश्चित तौर पर चाहिए भी था। उसमें जांच भी चल रही है। जुगरान साहब, जो सवाल मैं जैन साहब से पूछ रहा हूं, वही सवाल मैं आपके ऊपर भी लेकर आता हूं। अगर पीड़ित पक्ष ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेटे को वहां पर हथियार लहराते और दादागिरी करते और मारपीट करते देखा था, तो 2 दिन बाद एफआईआर में नाम शामिल क्यों कराया गया? अगर डे 1 में जो सबसे पहले एफआईआर हुई थी उसमें सबसे ऊपर है, उसी का नाम होना चाहिए था, अफजल का। मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा होता कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं उस दिन देहरादून में किसी फंक्शन में आए हुए थे। उनकी जानकारी में जब ये पूरा घटनाक्रम आया तो एक अच्छे नेता के रूप में, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के रूप में उनको आगे आके यहाँ के आला अधिकारियों से, पुलिस के बात करनी चाहिए थी, या सरकार से बात कर लेते, किसी विधायक मंत्री से कर लेते, आला अधिकारी से, और जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें वो आके मीडिएटर की भूमिका में रहते, जिन लोगों से गलती हुई है उनका सरेंडर कराते, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ठीक बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रथम दृष्टया आम आदमी की नजर से हम सबने देखा, समाचार पत्रों में पढ़ा और जो जानकारी मिली, उससे तो स्पष्ट हुआ है कि गुंडई हुई है, दबंगई हुई है, हथियार लहराए गए हैं, और वो भी अगर पूर्व मुख्यमंत्री के आवास में घुसकर ये सब कुछ हो रहा है वीवीआईपी रोड के अंदर, तो ये निंदनीय है। इस पे एक्शन होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि दूसरे दिन रिपोर्ट में नामजद किया गया, तो ईमानदारी से जो मैं महसूस करता हूं, जो पूर्व हमारे छात्र नेता हैं जितेंद्र रावत और उनके साथी, शायद प्रथम दिन वो किसी को जानते ना रहे हों, नाम से, शक्ल से भी ना पहचानते रहे हों,
लेकिन बाद में जब उनके सामने उनका जो शक्ल और वो फिगर लाया गया हो तो उनको मालूम चला हो कि इसमें अफजल भी थे। लेकिन इस बात की भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, अगर जांच करा लें, सहयोगी दल की सरकार है, वो सहयोगी दल है, अगर अफजल नहीं थे तो कोई जबरदस्ती अफजल तो नहीं आ जाएंगे, तो उसमें जांच करा लें। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये जो भी कृत्य हुआ ये अति निंदनीय है और जिनके घर पर